Welcome to another lecture on Limitation Act 1963. In this lecture, which is lecture 4, we are going to discuss the sections 14 and 15 of the Act. Like sections 12 and 13, sections 14 and 15 also deals with the exclusion of time from the limitation period. Means कि limitation period में से कुछ time को exclude कर देना, किसी time को calculate ना करना. So now is section 14, exclusion of time of proceeding bona fide in court without jurisdiction. तो कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि किसी कोर्ट में जब कोई सूट फाइल किया जाता है तो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है उस सूट को एंटरटेन करने के लिए. तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में कुछ टाइम एक्सक्लूड किया जाता है. सो व्हाट टाइम टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिटेशन पीरियड, किस टाइम को एक्सक्लूड किया जाता है लिमिटेशन पीरियड में से, किस टाइम को कैलकुलेट नहीं किया जाता है. तो जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि किसी पर्सन ने सूट फाइल कर दिया है किसी कोर्ट में बट उस कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है, क्या कोई और डिफेक्ट है किसी और रीज़न की वजह से, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जितनी टाइम तक वो पर्सन उस कोर्ट में प्रोसिक्यूट करता है, किस कोर्ट में, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है या किसी और वजह से डिफेक्टिव होती है, तो अगर उस कोर्ट में प्रोसिक्यूट करता है और जितने टाइम के लिए प्रोसिक्यूट करता है उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाता है. अब हम इन सेक्शंस में बात कर तो रहे हैं कि सेक्शंस 12, 13, 14 और 15 में टाइम पीरियड को एक्सक्लूड किया जाता है लिमिटेशन पीरियड में. तो उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करने का बेनिफिट क्या है, उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करने का बेनिफिट ये है कि वो जो टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाता है वो टाइम पीरियड एक तरह से सेव होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के पास लिमिटेशन पीरियड है सूट फाइल करने के लिए 3 मंथ्स का, बट उसका 1 मंथ किस में निकल जाता है, 1 मंथ उसका निकल जाता है किसी कोर्ट में जब वो सूट फाइल करता है, पर वो कोर्ट क्या निकलती है, जुरिस्डिक्शन उसकी डिफेक्टिव निकलती है. तो जितना टाइम 1 मंथ वो डिफेक्टिव जुरिस्डिक्शन में प्रोसिक्यूट कर रहा था, उस कोर्ट में प्रोसिक्यूट कर रहा था, वो तो उसका टाइम वेस्ट हो गया. बट उस टाइम वेस्टेज से उस पर्सन को बचाने के लिए क्या किया जाता है, ये टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाता है और उस मंथ को निकाल कर उसके पास फिर से क्या होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं. अब टाइम एक्सक्लूड कर तो दिया जाता है बट उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस प्रेसिडेंट हैं जिनका फुलफिल होना नेसेसरी है. अगर वो फुलफिल नहीं होंगी तो सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा, तो टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा. सो फर्स्ट एसेंशियल क्या है कि पार्टीज शुड बी सेम. जो पार्टीज हैं दोनों सूट्स में, एक सूट जो फाइल किया जाता है जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होती है, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिफेक्टिव होती है, और दूसरा सूट फाइल किया जाता है उसके बाद जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है उस सूट को एंटरटेन करने के लिए, उन दोनों सूट्स में जो पार्टीज होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, कि वो ही प्लेंटिफ होना चाहिए और वो ही डिफेंडेंट होना चाहिए जो कि उस सूट में था जो सूट गलत कोर्ट में फाइल किया गया था, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी. नाउ इज द सेकंड एसेंशियल. सेकंड एसेंशियल क्या है कि जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए सूट का वो सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द प्रायर सूट. जो सूट पहले फाइल किया था जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिफेक्टिव थी, जो मैटर उस केस में था, उस सूट में था, वही मैटर दूसरे सूट में भी होना चाहिए. थर्ड एसेंशियल इज जो इंटेंशन होनी चाहिए वो गुड इंटेंशन होनी चाहिए, और जो अगर सूट फाइल कर भी दिया गया था उस कोर्ट में जिसकी जुरिस्डिक्शन डिफेक्टिव थी, पर वो विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए. अगर उस पर कॉशन अप्लाइड नहीं था या उसमें गुड फेथ नहीं था तो सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा. नाउ इज फोर्थ एसेंशियल which is the failure of prior proceeding was due to defect of jurisdiction or other cause of like nature. कि जो फेलियर होना चाहिए उस प्रोसीडिंग्स का वो सिर्फ और सिर्फ 2 रीज़न से ही हो सकता है. वो या तो होना चाहिए कि जुरिस्डिक्शन डिफेक्टिव थी या कॉज ऑफ लाइक नेचर. अब कॉज ऑफ लाइक नेचर क्या हो सकता है कि जो मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज़ हो सकता है, कि पार्टीज़ क्या हैं, गलत पार्टीज़ की जॉइनिंग हो गई हो,
या क्या हो सकता है मिसजॉइंडर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, कि जो कॉज ऑफ एक्शन था उसका भी क्या हो गया हो, मिसजॉइंडर हो गया हो। तो अगर इन रीजंस की वजह से फेलियर होती है प्रोसीडिंग्स की, तभी उस पे सेक्शन 14 एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। So the next section is section 15, exclusion of time in certain other cases, कि कुछ और situations भी हैं जिनमें टाइम को एक्सक्लूड किया जा सकता है लिमिटेशन पीरियड में से। डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनमें टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाता है लिमिटेशन पीरियड में से। तो उनमें से फर्स्ट सिचुएशन है कि जब किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन में इंजंक्शन लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है, तो कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा? जिस दिन वो इंजंक्शन लगाई जाती है, जिस दिन रोक लगाई जाती है, वो दिन एक्सक्लूड होगा। जितने टाइम पीरियड तक वो इंजंक्शन कॉन्टिन्यूड रहती है, जितने टाइम पीरियड तक वो रोक चलती रहती है, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और साथ में जिस दिन उस इंजंक्शन को विड्रॉ किया जाता है, उस ऑर्डर को विड्रॉ किया जाता है, वो दिन भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो जिस दिन इंजंक्शन लगाई गई, जितना देर इंजंक्शन कॉन्टिन्यूड रही, और जिस दिन इंजंक्शन को विड्रॉ किया गया, वो टाइम पीरियड क्या है, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन है कि कुछ सूट्स में जिनमें नोटिस भेजना होता है या जिनमें कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट या ऑफ एनी अदर अथॉरिटीज़, जब उनकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें से कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा? उसमें जो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा वो होगा कि जिस दिन एप्लीकेशन दी जाती है कंसेंट लेने के लिए, वो वाला दिन एक्सक्लूड किया जाएगा। जितने टाइम तक वो कंसेंट नहीं मिलती है, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और जिस दिन वो कंसेंट रिसीव होती है, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो जिस दिन एप्लीकेशन दी, अप्लाई किया कंसेंट लेने के लिए, वो दिन एक्सक्लूडेड। जितने टाइम पीरियड तक कंसेंट नहीं मिली, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूडेड। और साथ में जिस दिन कंसेंट रिसीव हो गई, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूडेड। तो अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि जब किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराने के लिए, उसको दिवालिया डिक्लेयर कराने के लिए सूट फाइल किया जाता है, तो कोर्ट उसके लिए एक रिसीवर भी अपॉइंट करती है। रिसीवर वो पर्सन होता है जो उस इंसॉल्वेंट के सारी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करता है। अब कौन सा टाइम पीरियड लिमिटेशन पीरियड में से एक्सक्लूड किया जाएगा? तो स्टार्टिंग पॉइंट है जिस दिन सूट को इंस्टीट्यूट किया गया, उसके 10 डेज़ बाद, उसके 15 डेज़ बाद, उसके 1 मंथ के बाद कोर्ट कभी भी रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट ने 15 डेज़ के बाद रिसीवर को अपॉइंट किया, तो जिस दिन रिसीवर को अपॉइंट किया, उसके 3 मंथ्स के एंड में वो टाइम पीरियड क्या है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो कितना टाइम पीरियड हुआ? एक तो 3 मंथ्स जिस दिन से रिसीवर को अपॉइंट किया, और उसके 3rd मंथ के एंड पर, और साथ में 15 डेज़। 15 डेज़ कौन से वाले? जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ था और जिस दिन रिसीवर को अपॉइंट किया, उसके बीच वाले जितने 15 डेज़ हैं। और जब रिसीवर को अपॉइंट किया, जब 3rd मंथ एंड हुआ, तो क्या हो गए? 3 मंथ्स एंड 15 डेज़। तो 3 मंथ्स एंड 15 डेज़ क्या होंगे? एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे लिमिटेशन पीरियड में से। और यही सेम सिचुएशन होगी जब किसी कंपनी को वाउंड अप कराया जाता है और उस टाइम पर रिसीवर की जगह पर एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। इस द फोर्थ सिचुएशन है कि जितना टाइम लगता है एक सूट में, और वो सूट किसके लिए है? सेल को सेट असाइड कराने के लिए, उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब आती है लास्ट सिचुएशन, और लास्ट सिचुएशन में क्या है कि एक सूट है जिसका जो डिफेंडेंट है वो आउट ऑफ इंडिया है या आउट ऑफ द टेरिटरी है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल वो किसी और कंट्री में है, और जितना टाइम वो किसी और कंट्री में होगा, जितना टाइम के लिए वो इंडिया से एब्सेंट होगा, उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। So these were the sections 14 and 15 of the Limitation Act. Hope you all liked the video, and to stay tuned to other upcoming videos, subscribe to the channel.